दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज एमपीपीएससी के लिए इकाई 9 प्रारंभ होगा, तो इकाई 9 प्रारंभ हो चुकी है। इकाई 9 में आज जो लोगों को पीडीएफ नोट्स दिया गया, जो लोगों को वीडियो लेक्चर दिया गया, वह दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं पर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं पर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन और श्री कृष्ण सरल की कविताओं पर। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं वह है कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए, पुष्प की अभिलाषा। तो 3 कविताएं इनकी लगी हुई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो पढ़ाया गया आज, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, 3 कविताएं इनकी जो लगी हैं वो आपको पढ़ाई गई, पूरी व्याख्या कराई गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, इनकी जो 2 कविताएं लगी हैं वो पीडीएफ दिया गया, वीडियो लेक्चर दिया गया, पूरी व्याख्या बताई गई, समझाया गया। शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो इनका आपके पाठ्यक्रम में जो लगा है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें भरी नहीं। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की जो रचना है, कविता है, उसकी बात की गई, उसकी व्याख्या कराई गई। श्री कृष्ण सरल की मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण और देश से प्यार शहीद, इन कविताओं की व्याख्या कराई गई। और उसी पर आधारित प्रश्न आप देखने जा रहे हैं। कल जो हम लोग बात करेंगे वो भवानी प्रसाद मिश्र की जो 3 कविताएं लगी हैं, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, मुक्तिबोध की जो कविता लगी है ब्रह्म राक्षस, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, तो इसकी व्याख्या कल कराई जाएगी। शरद जोशी के व्यंग कल कराए जाएंगे। रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला हो चुका है। और फिर उसके बाद में होगा मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं, जिसमें साहित्य अकादमी है, विश्व ग्रंथ अकादमी है, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी, और उसके बाद मध्य प्रदेश का साहित्य और रचनाकार। तो इस तरीके से इकाई 9 में लगभग मानकर चलिए कि 3 दिन आपका लग जाएगा, 3 से 4 दिन लग जाएगा इस इकाई में। और फिर इकाई 10 प्रारंभ होगी, यानी 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक आपकी इकाई 9 और 10 पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। फिर 15 दिसंबर से हम लोग इकाई 1 पर आ जाएंगे, हिंदी भाषा का विकास। तो वहाँ पर हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे, इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि प्रतिक्रिया आप अपनी व्यक्त कर सकें, आप बता सकें कि सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है बस उसी पर आपको उत्तर देना है कि अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात की गई तो उन्होंने किस कविता का किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है, यह पूछा गया है। विकल्प में है प्रभा, आलोचना, कर्मवीर, प्रताप। आपका उत्तर हो जाएगा बी, आलोचना पत्रिका। जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ पर बताया है कि प्रभा पत्रिका है, कर्मवीर पत्रिका है, इसका संपादन किया, प्रताप पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी ने कब किया था? 1940 में, 1941 में, 1943 में, 44 में। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1934 में। 1943 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1940 की अगर बात करें तो संपूर्णानंद ने किया था अध्यक्षता। 1941 में अध्यक्षता अगर हम देखें तो अमरनाथ झा ने किया था। 1944 में अगर देखें तो गोस्वामी गणेश दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सारे काव्य संग्रह आपको पढ़ाया गया, पूरा विस्तृत बताया गया। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा हिमकृतनी। हिमकृतनी इनका पहला काव्य संग्रह है।
वैसे माखनलाल चतुर्वेदी के माता पिता का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया है, किस पर कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सी रचना पर, वो सारी चीज मैंने बताया है। बिजुरी काजल आंज रही में कितने वर्षों की कविताएं संकलित हैं? जो ये काव्य संग्रह है कि बिजुली काजल आंज रही, इसमें कितने वर्षों की कविताएं संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 10 वर्षों का, 1954 से लेकर 1964 तक। 1954 से 1964 तक। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की किस कविता पर किस काव्य प्रवृत्ति का प्रभाव है? छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद, प्रयोगवाद। आपका उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद। बलिपंथ किस प्रकार का पंथ है? त्याग और बलिदान का पंथ, सनातन पंथ, भोग विलास का पंथ, अघोर पंथ। उत्तर हो जाएगा ए, त्याग और बलिदान का पंथ। क्योंकि बलिपंथ कविता आपने पढ़ा, पूरा मैंने आपको कराया, व्याख्या आपने देखी कि मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल, कहे फूल फूल सह फूल फूल, हरि को ही तल में बंद किए, के हर से कह नख हुल हुल, और कागों का सुन कर्तव्य राग, कोकिल काकल को भूल भूल, सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे, तो चल रो रो के कूल कूल। तो यहाँ पर त्याग और बलिदान की बात की गई है। भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नय नोदक ले मोदक प्रहार, और ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। तो यहाँ पर त्याग और बलिदान की बात की गई। प्रश्न संख्या 7 देखें, बलिपंथी से कविता में किन चिड़ियों की बात की गई है? उत्तर हो जाएगा कौवा और कोयल। अभी मैंने आपको बताया कि कागों का सुन कर्तव्य राग, कोकिल काकल को भूल भूल। बलिपंथ से कविता का आशय क्या है? क्रांति की प्रेरणा, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, भाईचारा की भावना। आपका उत्तर हो जाएगा ए, क्रांति की प्रेरणा और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत यह कविता है। पुष्प की अभिलाषा की अगर हम बात करें, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या नहीं थी? क्या नहीं थी, ध्यान देना। देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की, बरमाला में पिरोए जाने की, राजाओं के सौ पर चढ़ाए जाने की, देवी देवताओं पर चढ़ाए जाने की। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, इसमें से कोई अभिलाषा नहीं थी। क्योंकि पुष्प ने कहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं कि देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो ये चाह नहीं है, यह अभिलाषा पुष्प की नहीं है। पुष्प की अभिलाषा क्या है? कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो यह है पुष्प की अभिलाषा। कैदी और कोकिला कविता के बारे में सही कथन क्या है? ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर क्रूर अत्याचार को बताया गया है। कोयल भी इसी क्रूरता से दुखी है। पक्षी भी देश के संकट से त्रस्त हैं। देश की कष्टमय स्थिति का चित्रण किया गया है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अब इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान पर आ जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह कौन से हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान को भी पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया गया, पूरा लेक्चर दिया गया, एक एक पॉइंट इनके बारे में भी आपको समझाया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 जो दिया गया यहाँ पर, त्रिधारा और मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, त्रिधारा और मुकुल। बाकी बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये सब इनका कहानी संग्रह है। मैंने काव्य संग्रह पूछा है जो कि त्रिधारा और मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बी, मिला तेज से तेज। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये सब कहानी संग्रह है, और मिला तेज से तेज कहानी संग्रह नहीं बल्कि जीवनी विधा की रचना है, जिसके लेखिका है सुधा चौहान। अगला प्रश्न आप देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान का बाल साहित्य कौन सा है? झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल,
उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर हो जाएगा सी, मर्यादा में छपी थी। पहली कविता 1913 में सुभद्रा कुंवरी नाम से मर्यादा पत्रिका में छपी थी, जो कि नीम के पेड़ पर आधारित थी। मुकुल काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा ने लिखा। ये सारी चीज़ें आपको आज मैंने पढ़ाया है, पूरा लेक्चर दिया है, एक एक तथ्य मैंने क्लियर किया है कि मुकुल कविता संग्रह की भूमिका रामकुमार वर्मा ने लिखा है, और यह भी बताया कि इस मुकुल काव्य संग्रह की जो पहली कविता है वो पहली कविता है नीम, नीम शीर्षक से है। वीरों का कैसा हो बसंत कौन कौन पूछ रहा है? सागर, हिमालय, धरती, दसों दिशाएं। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। वीरों का कैसा हो बसंत कौन कौन पूछ रहा है? तो सागर भी पूछ रहा है, हिमालय भी पूछ रहा है, धरती भी पूछ रही है, दसों दिशाएं भी पूछ रहे हैं। आ रही हिमालय से पुकार है, उदध गरजता बार बार, उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, भूनभ अपार सब पूछ रहे हैं, दिग दिगंत, दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये सभी पूछ रहे हैं। पूरी व्याख्या मैंने इसीलिए पढ़ाया है। वीरों का कैसा हो बसंत में किन कवियों का जिक्र है? देव, भूषण, चंद, किन कवियों का जिक्र है? किसकी किसकी चर्चा की गई है? प्रश्न संख्या 17 आप देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, भूषण और चंद की बात की गई। अंतिम पंक्ति है वीरों का कैसा हो बसंत में, अंतिम पंक्ति है कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत में युद्ध की वीरता का मिसाल के तहत किसका उदाहरण दिया गया है? हल्दी घाटी, जलियांवाला बाग, सिंहगढ़। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। हल्दी घाटी का उदाहरण दिया गया, सिंहगढ़ का उदाहरण दिया गया। कहा गया हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड, अय दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो 1 और 3 होगा। वीरों का कैसा हो बसंत के तहत किन अतीत कांडों को याद किया गया है? किन अतीत कांडों को याद किया गया है? कुरुक्षेत्र, महाभारत, लंका। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3, कुरुक्षेत्र और लंका। कुरुक्षेत्र और लंका को याद किया गया है। कहा गया है, पंक्ति है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, अय कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, अय कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो महाभारत की बात नहीं, कुरुक्षेत्र और लंका की बात की गई है। जलियांवाले बाग में बसंत कविता को क्या कहा गया है? यहाँ कोयल नहीं कूकती कौए बोलते हैं। यहाँ काले रंग के कीड़े मकोड़ों से भौरे होने का भ्रम है। अधखिली कलियां कटीली प्रजाति के पौधों पर हैं। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, और कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। जलियांवाला बाग में बसंत कविता के बारे में सही कथन क्या है? फूलों से सुगंधहीन पराग मानो दाग की तरह दिखते हैं। बसंत यहाँ धीरे आना क्योंकि ये शोक मनाने का स्थल है। यहाँ वायु धीमी गति से चलना, भौरों की गुंजार करें, भौरे भी गुंजार करें, लेकिन उनमें कष्ट की झलक होनी चाहिए। विकल्प 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की जोड़ी किसके समान बताया गया है? शिव पार्वती, राधा कृष्ण, अर्जुन चित्रा। प्रश्न संख्या 22। झांसी की रानी जो कविता है, इस झांसी की रानी कविता में इनकी जोड़ी किसके समान बताई गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए,
मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने पूरी की पूरी कविता पढ़ी है, पूरी कविता आपने पढ़ डाली होगी, और बचपन से ही आप लोगों को ये कविताएं तो याद ही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न आए परीक्षा में, वो किसी का भी गलत ना हो। तो यहां प्रश्न संख्या 22 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी, 1 और 3, शिव पार्वती अर्जुन चित्रा। शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा ये कहा गया है, इससे इनसे तुलना की गई है। लंबी कविता है और आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि झांसी की रानी कविता में किस ब्रिटिश गवर्नर की बात की गई है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की आयु कितनी बताई गई है? 18, 20, 23, 26। प्रश्न संख्या 24, उम्र कितनी बताई गई? तो 23 वर्ष उम्र बताई गई है। उम्र कितनी थी? तो 23 वर्ष थी। कवि देखिए, जो कविता में पंक्ति है उस कविता की पंक्ति के आधार पर ही हम लोग यहां चल रहे हैं, और जो कविता में दिया गया है, अगर पंक्तियां आपको याद हैं तो उसी आधार पर बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं कि पूरा आपको ये याद होना चाहिए कि उसकी पूरी व्याख्या याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें कि झांसी की रानी कविता में रानी के किन दासियों की बात की गई है? काना, मंदरा, सुमना। उत्तर हो जाएगा ए, काना और मंदरा। तो इनकी बात की गई है, इनका जिक्र आया है। झांसी की रानी कविता में किस रचना का जिक्र आया है? बिखरे मोती, मिला तेज से तेज, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मिला तेज से तेज। कविता जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह पंक्ति मिलेगी। अगला प्रश्न देखें, श्री कृष्ण सरल के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम लोग श्री कृष्ण सरल के बारे में सही कथन कौन सा है? श्री कृष्ण सरल के बारे में भी मैंने पूरा विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया है। उनकी कविता जो पाठ्यक्रम में लगी है उसकी पूरी व्याख्या मैंने आप लोगों को कराई है। श्री कृष्ण सरल भारतीय क्रांतिकारियों पर 15 महाकाव्यों की रचना की, वो भी मैंने बताया। राष्ट्रवादी काव्य के लिए युग चारण कहे जाते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को पूरा बताया है। तो यहां देखते हैं श्री कृष्ण सरल के बारे में सही कथन कौन सा है? राष्ट्रवादी काव्य के लिए युग चारण कहलाते हैं, सही है। भारतीय क्रांतिकारियों पर 15 महाकाव्य लिखा, सही है। पंडित परमानंद ने कहा सरल जीवित शहीद हैं, ये भी सही है। तो आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। श्री कृष्ण सरल की आध्यात्मिक रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, तुलसी मानस, सरल रामायण, सीतायन। तो ये 3 रचनाएं इनकी आध्यात्मिक रचनाएं हैं। श्री कृष्ण सरल किसकी माता से प्रेरित थे? माखनलाल चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम दास, भगत सिंह। उत्तर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास और भगत सिंह। भारतीय शहीदों का समुचित श्राद्ध श्री सरल ने किया, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, बनारसी दास ने कहा है। श्री कृष्ण सरल ने क्रांति गंगा रचना कितने वर्षों में लिखा? प्रश्न संख्या 31। उत्तर हो जाएगा डी, 27 वर्ष में। श्री कृष्ण सरल को सरल उपनाम किसने दिया? उनके गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न देखें, मैं अमर शहीदों का चरण कविता में अमर शहीद न होते तो भारत कौन सा देश कहलाता? अंग्रेजों का देश, विलायती देश, क्रांति का देश, मुर्दों का देश। उत्तर हो जाएगा यहां पर डी, मुर्दों का देश। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं, कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वह अनंत मरा करते हैं, यह काव्य पंक्ति किस कविता की है? उत्तर हो जाएगा बी, देश से प्यार। श्री कृष्ण सरल के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? किरण कुसुम, काव्य गीता,
राष्ट्रवीणा, उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कवियों की बात हम लोगों ने की। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर आते हैं, जो कि यहाँ पर ये दूसरा सेट है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के पिता किस धर्म के मानने वाले थे? आपका उत्तर हो जाएगा ए, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। उत्तर हो जाएगा आपका ए, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के किन पत्रिकाओं का संपादन किया? उत्तर हो जाएगा प्रताप और प्रभा पत्रिका का। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम कब प्रकाशित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1936 में। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसकी प्रेरणा से उर्मिला काव्य की रचना की थी? उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण शर्मा नवीन के उर्मिला काव्य को कितने वर्षों में पूरा किया? ये उर्मिला जो काव्य है जिसमें कुल 6 सर्ग हैं, इसको कितने वर्षों में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने पूरा किया? उत्तर हो जाएगा 13 वर्षों में। 1921 से लेकर पूरा, मैंने जब व्याख्या कराया है, पूरा इनके बारे में पढ़ाया है बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में, तो उस लेक्चर में देखिए मैंने बताया है कि 1921 से 1934 तक ये रचना किया इन्होंने, ये लिखा। लेकिन प्रकाशन हुआ है 1957 में, प्रकाशन 1957 में हुआ, जबकि इसको लिखकर पूरा कर दिया गया था 1934 में। 1921 से लिखना शुरू किया, 1934 में पूरा किया, लेकिन प्रकाशन हुआ 1957 में। बालकृष्ण शर्मा नवीन के किस काव्य संग्रह का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ये क्रम से है कुमकुम, रश्मिरेखा, क्वास, विनोबा स्तबन। क्योंकि देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जब मैंने आपको पढ़ाया, बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में जो मैंने आपको लेक्चर दिया, उसमें मैंने पूरा इनका प्रकाशन वर्ष के साथ एक एक चीज़ें मैंने आपको बताया है। PDF आपके पास होगा ही, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन सी हैं? प्राणार्पण, हम बिस्पाई जन्म के, एक कंठ बिस्पाई। आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। एक कंठ बिस्पाई इनका नहीं है, बल्कि प्राणार्पण इनका है, और हम बिस्पाई जन्म के ये है इनका। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अर्चना के फूल इन्हीं का है, कवि भारती इनका है, और कवियों की झांकी भी इन्हीं का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 9 देखें, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा काव्य सरोवर इनका है, काव्य धारा इनका है, काव्य वितान नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन सा लेख प्रताप पत्रिका में छपा था? हिंदू और हिंदू महासभा, आखिर यह पतंगबाजी क्यों, रायबरेली का हत्याकांड, के बोले माँ तुम अबले। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। यहाँ देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यह सब लेख किसके हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के हैं। आपको यह याद रहे ना रहे कि किस पत्रिका में छपा, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें लेख किसका है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कविता किस संग्रह में संकलित है? उत्तर हो जाएगा कुमकुम में, पहले काव्य संग्रह में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ में बालकृष्ण शर्मा नवीन किसका अंत करके एक नए और स्वच्छ समाज को स्थापित करना चाहते हैं? पुराने कुविचारों को, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को, पाखंडों का अंत करके। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 3, पुराने कुविचारों का अंत करके और पाखंडों का अंत करके, पुरानी धार्मिक मान्यताओं का अंत करके नहीं। अगला प्रश्न है, विप्लव गान कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कविता में नवीन ने क्या कहा है? लोगों को सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरों की प्रगति का मार्ग दिखाया, सही है। वे लोगों से आह्वान करते हैं कि शांति के लिए गीत छोड़ो, क्रांति के गीत सुनाओ, सही है। वे कहते हैं कि तुम्हारे क्रांति गीत से दुष्ट लोगों में हलचल प्रारंभ हो जाएगा, सही है। यानी आपका उत्तर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ में कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है।
विप्लवगान कविता में किस गुण की प्रधानता है? तो विप्लवगान कविता में सिर्फ और सिर्फ ओज गुण की प्रधानता है। उसमें ना तो प्रसाद गुण है और ना ही माधुर्य गुण है। विप्लवगान कविता में संसार के लोगों की तुलना किससे की गई है? उत्तर हो जाएगा डी, शेषनाग से की गई है। पूरी कविता मैंने पढ़ाया है, व्याख्या कराया है, और जो एमपीपीएससी वाले हैं वो ध्यान दें। अगर अभी आपके पास समय है, भाई 28 जनवरी को पेपर है, अभी आपके पास समय है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी फीस जान सकते हैं, पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। इस पर आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, एमपीपीएससी लिख दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। विप्लवगान कविता की निम्न पंक्ति में मिजराबे क्या है? सावधान मेरी बीड़ा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। वीणा कतार बजाने वाली खूंटी, वीणा के तार का तनाव, वीणा को बजाने वाली अंगुलियों का छल्ला। उत्तर हो जाएगा डी, वीणा को बजाने वाली अंगुलियों का छल्ला। विप्लवगान कविता की पंक्ति कौन सी है? प्रश्न संख्या 18 देखें तो यहाँ पर विप्लवगान की जो प्रमुख पंक्ति है परीक्षा में पूछी जा सकती है वो मैंने दे दिया है, 1 2 3 तीनों होगा। विप्लवगान कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो यहां पर भी उत्तर हो जाएगा डी, अंतिम ये पंक्ति है। जो महत्वपूर्ण पंक्ति, ये पीडीएफ भी अभी आपको भेज ही देंगे। भाई जो आज लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं हुआ है, वीडियो इसीलिए आपको रिकॉर्ड दे दिया जा रहा है। तो ये पीडीएफ भी जो कराया जाता है, ये सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, डेली दे दिया जाता है। विप्लवगान कविता में किस वर्ग का आह्वान किया गया है? युवा वर्ग का आह्वान किया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली कविता कौन सी है? तो जीव ईश्वर वार्तालाप बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली कविता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4 ये सभी के सभी निबंध बालकृष्ण शर्मा नवीन के हैं। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, तुम्हारे उपवास की चिंता, शिमला समझौते में निराशा का अवतरण, मुसलमान भाइयों की खिदमत में। बालकृष्ण शर्मा नवीन को कविता की प्रेरणा किससे मिली? कविता की प्रेरणा इनको जो मिली है वो मिली है माखनलाल चतुर्वेदी से और मैथिली शरण गुप्त से। उत्तर बी हो जाएगा 23 का। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली कविता जीव ईश्वर वार्तालाप किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन कब से कब तक राजभाषा आयोग के सदस्य भी थे? उत्तर हो जाएगा बी, 1955 से लेकर 1960 तक। अगला प्रश्न है कि विप्लवगान कविता में विश्व मूर्ति किसे कहा गया है? तो रानी विक्टोरिया को कहा गया है। विप्लवगान कविता में पैरों में पड़ी जंजीरें क्या पूछ रही हैं? पूछ रही हैं क्या तुम इसे अपने हाथों से तोड़ने का साहस करोगे? विप्लवगान कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 देखें। इसमें विराम चिन्हों द्वारा भी अर्थ पैदा करने की कोशिश हुई है, सही है। इस कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, सही है। इस कविता में प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग है, सही है, यानी 28 का डी होगा। विप्लवगान कविता में किन मुहावरों का प्रयोग किया गया है? उत्तर हो जाएगा डी, आंखों का पानी सूख जाना, ये भी है, प्राणों के लाले पड़ जाना और छाती फटना। अगला प्रश्न देखें, विप्लवगान कविता में उथल पुथल मचाने से क्या आशय है? उथल पुथल मचाने से आशय है क्रांति होना। विप्लवगान में कवि कैसी तान सुनाने की बात करता है? तो बदलाव की तान। कौन सी तान? बदलाव की तान। कवि की वीणा में कैसी चिनगारियां आन बैठी हैं? तो क्रांति की चिनगारियां आ बैठी हैं। कोटि कोटि कंठ किसके लिए कहा गया है? प्रश्न संख्या 33 देखें तो कोटि कोटि कंठ कहा गया है भारतीयों के लिए। यह मन प्राण हमारा है, ये मन प्राण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भारतवर्ष के लिए किया गया कि ये मन प्राण हमारा है, भारत को कहा गया है। तुमने पीकर गरल जगत को मधुरामृत का दान दिया किसके लिए कहा गया है? तो यह जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके लिए कहा गया है। नक्कारा से क्या आशय है? नक्कारा से आशय यहाँ पर क्रांति से है। तो 36 का आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
अच्छा, 2 प्रश्न कबीर के बारे में आ गए हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 प्रश्न 37 और 38। कबीर के बारे में किसने कहा है कि तात्विकता से ना तो हम इन्हें पूरे द्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह मत किसका है? तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। खैर, ये 2 प्रश्न बीच में आ गए थे। शिवमंगल सिंह सुमन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हिल्लोल है। शिवमंगल सिंह सुमन के संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा है? हिल्लोल संग्रह की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र ने लिखा, सही है। जीवन के गान इनका पहला प्रगतिवादी संग्रह, सही है। हिल्लोल की पहली कविता परिचय शीर्षक से, यह भी सही है, यानी उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में सही कथन कौन सा है? महादेवी का काव्य साधना इन्हीं की रचना है, यह भी सही है। प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक सुमन की ही रचना है, सही है। विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह के लिए देव पुरस्कार मिला, यह भी सही है, यानी उत्तर होगा डी। मिट्टी की बारात के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, नवीन पुरस्कार। आपका उत्तर हो जाएगा ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत भारती मिला है, नवीन पुरस्कार नहीं। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन का कौन सा संग्रह है? तो 7वां संग्रह है, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के गान कविता संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा होगा? इसमें 51 कविताएं संकलित हैं। इसमें 1937 से 1940 तक की कविताएं संकलित हैं, यह भी सही है। इसमें सुमन ने अपने को मुक्तिबोध से बड़ा कवि कहा, यह भी सही है, यानी उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। जिनमें से जो दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन के गान में कब से कब तक की कविताएं संकलित हैं, तो 1937 से 1940। शिवमंगल सिंह सुमन की कविताएं किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर हो जाएगा हंस और विशाल भारत में। अगला प्रश्न देखें, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा है? इसे भानुमति का पिटारा कहा गया, सही है। इसे सूरज के 7वें घोड़े की तरह बताया गया, सही है। इसमें 1961 से 70 तक की कविताएं संकलित हैं, यह भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। और ये 3 के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किस संग्रह की भूमिका में कहा गया कि अब साहित्य कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं लिखा जा सकता? तो मिट्टी की बारात की भूमिका में ही कहा गया है। शिवमंगल सिंह सुमन की कौन सी रचना निरालाकृत सरोज स्मृति के समान शोक गीत बताया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह में कितने भाग हैं? कुल 5 भाग हैं, 49 का सी हो जाएगा। कुल 5 भाग हैं। मिट्टी की बारात की जो मैंने बताया है उसके बारे में पूरा बताया है आपको। अगर उसे आपने अच्छे से देख लिया होगा तो मुझे लगता है कि प्रश्न गलत नहीं होगा। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह का अंतिम भाग कौन सा है? अंतिम भाग होगा सी, हतो व प्राप्स्यास स्वर्ग। मिट्टी की बारात शीर्षक कविता किस खंड में है? उत्तर हो जाएगा ए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, 51 का ए होगा। मिट्टी की बारात कविता त्रिलोचन की किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना कि मिट्टी की बारात जो कविता है त्रिलोचन की है, यह माना गया है किसके? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। मिट्टी की बारात संग्रह के किस खंड में मॉरिशस यात्राओं की कविता संकलित है? उत्तर हो जाएगा सी, आनो भद्रा ऋतवो यंतु विश्वतः। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है, क्योंकि इस पर नवीन पुरस्कार मिला, 44 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की पहली कविता है मैं तुम्हें पहचानता हूं। किस संग्रह की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है? उत्तर हो जाएगा प्रलय सृजन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस संग्रह की भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, तो प्रलय सृजन की भूमिका लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रलय सृजन की भूमिका में राहुल सांकृत्यायन ने त्रिमूर्ति किसे माना है? पंत, नागार्जुन, प्रसाद, निराला। उत्तर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है?
गुनिया का यौवन कविता प्रलय सृजन में संकलित है, बिल्कुल सही है। पर आंख नहीं भरी संग्रह में महात्मा गांधी को युग सारथी कहा गया है, सही है। बिंद हिमालय संग्रह में 1954 से 60 तक की कविताएं संकलित हैं, ये भी सही है। वाणी की व्यथा संग्रह के बारे में सही कथन कौन सा होगा? इसमें 42 कविताएं हैं, सही है। 1870 से 80 तक की कविताएं संकलित है, सही है। इसमें संकलित कविता किस सांप ने सूंघा साहित्यिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ? तो 1, 2, 3 तीनों सही, 58 का डी हो जाएगा। मिट्टी की बारात कविता में कुल कितने दृश्य हैं? केवल 2 दृश्य हैं। अगला प्रश्न, शिवमंगल सिंह सुमन के प्रेम गीतों का संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा प्रेम गीतों का संग्रह हिल्लोल है और पर आंख नहीं भरी यह है। बिंद हिमालय में प्रेम नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रीयता आपको देखने को मिलेगा। शिवमंगल सिंह सुमन के किस संग्रह में क्रांतिकारी भावना की कविताएं और पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति और पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर कि जीवन के गान में है, प्रलय सृजन में है, विश्वास बढ़ता ही गया इसमें है, मिट्टी की बारात में नहीं। मिट्टी की बारात तो मैंने पूरा आपको पढ़ाया, शोक गीत है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, उपरुक्त तूफानों के बीच कविता की पंक्ति में सिंधु से आशय क्या है? सिंधु से आशय है सागर। तूफानों के बीच कविता में मानव को किसकी मूर्ति या पुतला कहा गया है? उत्तर हो जाएगा सी, मिट्टी के पुतले। मिट्टी की बारात कविता में किसका किसका जिक्र आया है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। 1, 3, 4। मिट्टी की बारात कविता में दृश्य 1 का वर्ष कौन सा है? उत्तर हो जाएगा 8 जून 1964। मिट्टी की बारात कविता के अनुसार कमला नेहरू की मृत्यु जवाहरलाल नेहरू से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 28 वर्ष पहले हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मिट्टी की बारात कविता में कमला की तुलना किससे की गई है? उत्तर हो जाएगा सीता से की गई है। छलना तो सत्य करो मेरी भव बाधा हरो, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन का है। मिट्टी की बारात में दृश्य 2 में है। मिट्टी की बारात के दृश्य 2 में है। मिट्टी की बारात में किस पक्षी की बात की गई है? उत्तर हो जाएगा बी, क्रौच पक्षी की बात की गई है। मिट्टी की बारात में किसका जिक्र नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, द्रौपदी के नहीं है। तो इस तरीके से 70 इसमें, 35 उसमें, 105 प्रश्न आपने देखा। बाकी अगर आप भी एमपीपीएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर अपना नाम लिखकर एमपीपीएससी लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। फीस और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। कल हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, इसकी व्याख्या करेंगे। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, उसकी व्याख्या, और शरद जोशी के व्यंग। तो इस पर आधारित आपको कल मिलेगा। परसों आपको मध्य प्रदेश की जो संस्थाएं हैं उस पर और मध्य प्रदेश का साहित्य और रचनाकार पर आधारित मिलेगा। तो परसों आपका इकाई 9 समाप्त होगा, फिर इकाई 10 में हम लोग आ जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं।